केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उनके इस दौरे की क्या मायने हैं, आइए जानते हैं कश्मीर की एक पुरानी आवाज जो यहाँ के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, बेग साहब, आपको क्या लगता है इस जो विजिट है इसके क्या मायने हैं? ये कल्बिनेशन है उस प्रोसेस की जो काफी कोई 2 महीने से 2.5 महीने से है कि कोई 77 सेंट्रल मिनिस्टर्स कश्मीर आए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के रिव्यूज उन्होंने किए, डेवलपमेंट इश्यूज जो थे या जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो कहाँ तक पहुंचा। तो अब इसकी कल्मिनेशन जो होगी वो होम मिनिस्टर साहब की विजिट से होगी। जो हाल फिलहाल में अभी इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, माइनॉरिटीज को जैसे टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसे आप किस रुख से देखते हैं? मैंने इस पे एक ट्वीट दिया था, अपनी वाइफ के ट्वीट पे, मैं खुद नहीं चलाता हूँ, कि सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि मिलिटेंट्स ने उन कश्मीरी पंडित हिंदू को, वो अपने आप को आप कश्मीरी हिंदू के उनकी कहते हैं कि हम, और पंडित तो हिंदू ही है, हम कुछ पंडित मुसलमान भी हैं यहाँ, इसलिए उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित हिंदू हैं, क्योंकि वरना पंडित मुसलमान भी है यहाँ, कास्ट पंडित है लेकिन वो मुसलमान है। ये लोग वो हैं, जब यहाँ पूरा एक्सिडस हो गया, कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, घर बार छोड़ के, बर्तन ऐसे ही छोड़ के, कपड़े छोड़ के यहाँ से चले गए, जिनको जिंदगी का खतरा था। तो ये लोग फिर भी डटे रहे यहाँ पर, किस भरोसे पे? एक अपने भगवान के भरोसे पे, परमात्मा के भरोसे पे, और कश्मीर के लोगों के गुडविल के। और ये लोग जो थे ये मेडिसिन और मेडिकल एक जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए जेन्युइन मेडिसिन लाया करते थे, क्योंकि फेक मेडिसिन भी होती है। तो इनको आप इस बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं और आपको, हमें शर्म भी नहीं आती। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख का दिन जो है पिछले इतने बरसों में, और सबसे ज्यादा शर्म का दिन मेरे लिए ये है। मैं एज ए कश्मीरी मैं शर्म महसूस करता हूँ। और जैसे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, कईयों को छोड़ के जाना पड़ा, ये जो वो उसके बाद देखिए इसके पीछे एक प्लान है। वो प्लान ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन मेजॉरिटी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो उनको प्रोवोक करना चाहते हैं। जब आप एक मजदूर को, जो बेचारा अपने बाल बच्चे छोड़कर, कौन आएगा यूपी से, बिहार से, तो कौन प्रोवोक कर रहा है, आपको क्या लगता है? यही प्रोवोक, जो वो मुल्क के दुश्मन हैं वे लोग प्रोवोक कर रहे हैं, ताकि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में जहाँ जहाँ के लोग भी ये, इन लोगों ने जिनको कत्ल कर दिया बेदर्दी से, वहाँ के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, हिंदूज ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और यही इंडिया की स्ट्रेंथ है। सर, जिस तरह से जो यूथ है यहाँ पे काफ़ी रेडिकलाइज जैसे हो रहा है, 97 जो हैं अलग अलग तंजीमों से जुड़ गए, इस साल जो आंकड़े हैं गृह मंत्रालय के ये बताते हैं, तो आप इस यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें वापस लाया जाए, सरकार क्या कर सकती है? नहीं, ये यूथ को हम ये कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, अंडर डेवलपमेंट है, ये हमारे मसले हैं। बाकी ये जहां तक अगर यूथ ये समझता है कि हम कुछ लोगों को कत्ल कर देंगे और यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा, वो ट्राई किया तो 30 साल हो गए, 31 साल हो गए, 32 साल हो गए, और कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। कत्ल गारत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। अगर कत्ल गारत से मसले हल होते तो फलस्तीन का मसला हल हो गया होता, बिल्कुल नहीं हुआ। डीडीसी के जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से प्रोपोगेट करती है कि एक अच्छा जो ग्रास रूट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है स्टार्ट हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आप इससे किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, मैं इस पे देखता हूँ कि ये तो गांव के लोग हैं ना, टाउन्स के नहीं हैं, कि गांव के लोगों ने
जिस तरह पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शंस में भारी तादाद में, जनरल इलेक्शंस में, असेंबली के, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में इतनी परसेंटेज के इलेक्शन नहीं होते, और जिस तरह पुरअमन हुआ, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ उन दिनों पे, क्योंकि ये विलेजेस के थे उस वक्त। ये अफगानिस्तान की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये जो अफगानिस्तान में हुआ। तो उस वक्त जो माहौल था, रात को भी ये जो वर्कर से निकलते थे, रातों को भी, दिन को, सुबह शाम, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन क्या हम इसको बिल्ड कर पाएंगे कि रूरल कश्मीर से बढ़ा के इसे अर्बन कश्मीर तक भी इस सोच को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं कि नहीं? इसके लिए वो सब लोग जिनको इंसानियत प्यारी है, जिंदगी प्यारी है, वो सब लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल के इस एक मिशन को आगे चलाने में एक दूसरे का साथ देने चाहिए। जैसे बारामूला आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, सफीना जी भी उसी को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको लगता है कि जो फंड्स हैं जिसकी बार बार बात होती है कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं, वो पहुंच पा रहे हैं आप? देखिए, उसमें कुछ कई जगह पहुंचे हैं, लेकिन कई जगह ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि इतने मिनिस्टर आए कि डिप्टी कमिश्नर साहब और दूसरे ऑफिसर से वो सारे उन मीटिंग्स में लगे रहे, जिसकी वजह से जो काम करना था शुरू, वो डिले हो जाता है। अगर आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मीटिंग कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो उसके लिए तो पोजीशन पेपर तैयार करने पड़ते हैं, डिटेल्स बनानी पड़ती हैं, सब ऑफिसर वहाँ बैठ जाते हैं, तो काम कैसे हो पाएगा? तो किसी किसी जगह काम चल रहा है, लेकिन बहुत जगह काम नहीं चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटर ने जानबूझ के ये किया, उन्होंने तो आउटरीच प्रोग्राम के लिए किया, लेकिन ये उस वक्त हुआ जबकि साल खत्म होने वाला है। अगर ये 6 महीने पहले हुआ होता ये प्रोग्राम, तो उस तरह से पहले 2 या 3 महीने अगर लग भी जाते आउटरीच प्रोग्राम में, बाकी 3 महीने डेवलपमेंट वर्क्स पे लग जाते। तो मतलब अभी कहीं ना कहीं कई जगहों पे काम थोड़ा मतलब स्लो चल रहा है, कई जगह चल ही नहीं रहा है, कई जगह स्लो चल रहा है। किसी किसी जगह जहां पहले ही बजट सैंक्शन है, टेंडर निकल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिड दिए हैं, तो वो किसी किसी जगह चल भी रहा है। जैसे सफीना जी अब लोन्स आपकी पार्टी के साथ ज्वाइन कर गई हैं, जिनकी नज़दीकियां भी भारतीय जनता पार्टी से बताई जाती हैं, तो आप इसे किस रुख से देखते हैं? देखिए, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता था। जब मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की थी तो अब्दुल गनी लोन, जो सजाद लोन के फादर हैं, जो बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए, तो वो इसके चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था। तो जुबानी थी, बहुत काम हमने किया, यहाँ भी जम्मू में भी किया, उन एरियाज में भी किया जहाँ उस अगर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा जोर था। लेकिन उस ज़माने के इलेक्शन का नाम के इलेक्शन होते थे, आपको वोट डालते थे, लेकिन संदूक भर के ले जाते थे 2-3 दिन, और बक्से में कोई और वोट डाल के आ जाते थे। तो हमने वो दौर भी देखा है, और आज का दौर भी है कि अब इलेक्शन में ऐसी धांधलियाँ नहीं होती। लेकिन उस वक्त मैं नाम नहीं लूँगा किन की सरकार थी, सबको मालूम है उस वक्त किन की सरकार थी। तो वाजपेयी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जी। उससे पहले यहाँ धांधली थी। फिर एक वक्त आया कि हमारा इख्तिलाफ हो गया अब्दुल गनी लोन साहब से, जो मेरे बड़े भाई जैसे थे, सजा तो बच्चों जैसा है हमारे लिए। तो वो पीसी के साथ हमारे पुराने बॉन्ड्स रहे हैं, इसलिए जब सजाद साहब ने कहा कि सफीना आ जानी चाहिए, आपके जो दूसरे साथी हैं, तो कई साथियों को हमने कहा जाओ, सफीना को भी कहा तुम भी चली जाओ। लेकिन अभी बहुत से लोग और भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलबत्ता प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉमन परसेप्शन ये है कि पीसी को भी सेंटर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी कर रहे हैं, और वो दोनों एक कई जगह टकराएंगे आपस में, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का अभी क्या वैक्यूम है, शुरू होनी चाहिए? क्योंकि कई मुद्दे हैं जो मतलब शुरू किए जाने चाहिए।
देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी खामोशी से चल रही है, खामोशी से चल रही है, लेकिन अभी जलसे नहीं होते, ये दूसरा इसरा नहीं होते, और उसमें कुछ अक्लमंदी भी है कि जब तक इस बंदूक के मसले के साथ अच्छी तरह से डील ना किया जाए और आप पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, एक जलसे में एक हैंड ग्रेनेड फटा, 50 आदमी मारे जाएंगे, तो उससे तो इतना बड़ा सेटबैक लग जाएगा और इंटरनेशनली हमारे बारे में एक ऐसा विजन आ जाएगा जो मिक्स्ड विजन होगा। एक तरफ ये होगा कि ये लोग टेररिस्ट हैं, दूसरी तरफ से ये विजन होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इनके डिफेंस फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये दोनों तरफ से हम पिस जाएंगे, पब्लिक लेवल पर भी और गवर्नमेंटल लेवल पे। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है अभी वो ग्राउंड लेवल पे हाउस टू हाउस, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन ये चलानी चाहिए, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए जब तक आप सिक्योरिटी सिनेरियो को सिक्योर नहीं करें।